फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं और ये नई सीरीज पूरी तरह से महात्मा गांधी पर केंद्रित होगी। और महात्मा गांधी का एक तरह से ये पुनर्पाठ है। जैसा कि मैंने मेंशन भी किया है कि ये इसका पहला एपिसोड है और पहले एपिसोड का जो हम लोगों ने शीर्षक रखा है वो ये है कि जन आंदोलन, हिंसा और फासिज्म। और जब हम नए तरीके से महात्मा गांधी को पढ़ना चाहते हैं तो जाहिर है कि महात्मा गांधी को वैसे ही नहीं पढ़ा जा सकता जैसे कि महात्मा गांधी ने लिखा था, न वैसे ही महात्मा गांधी को देखा जा सकता है जैसा कि महात्मा गांधी अपने जमाने में थे। मैं थोड़ा सा अलग हटके मतलब जो हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल पद्धति रही है, मैं उससे अलग हटके थोड़ा सा महात्मा गांधी के संदर्भ में उनके विचारों के बारे में एक तरह से दरिदियन ढंग से, ज़्याक दरिदा के दृष्टिकोण से मैं महात्मा गांधी के पुनर्पाठ को करना चाहता हूं। या आप ये कह सकते हैं, जो लोग अंग्रेजी आलोचना को जानते हैं, कि महात्मा गांधी को डीकंस्ट्रक्ट करके कैसे पढ़ा जाए। सामान्य तौर पर यह धारणा रही है सब लोगों की कि राजनीति में तो महात्मा गांधी चर्चित हैं, लेकिन जीवन में एकदम अचर्चित हैं। फेसबुक पर बहुत बहस है, लेकिन महात्मा गांधी की एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि अधिकतर लोगों के जीवन से गायब है, उसमें हम सब लोग शामिल हैं। महात्मा गांधी की जो सबसे मूल्यवान चीज है वो ये है कि व्यक्ति के कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, और व्यक्ति के कर्म करते समय उसकी नजर भविष्य पर होनी चाहिए, अतीत पर नहीं। यही वह प्रस्थान बिंदु है जहां से कि महात्मा गांधी का नया पाठ तैयार होता है। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में, जो कि मैंने छात्र आंदोलन से और छात्र दिवस के संदर्भ में मैंने बात की थी, एक बड़ा जन आंदोलन चल रहा है, 1 साल के करीब हो गया उसे, उससे भी ज्यादा समय से हो चुका है, जिसे हम किसान आंदोलन के नाम से जानते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी जन आंदोलन को लेकर सरकार एकदम गूंगी बहरी हो गई हो। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी जन आंदोलन को लेकर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो और दूसरी संस्थाएं हो, संसद हो या और दूसरी संस्थाएं हो, जो संवैधानिक संस्थाएं वे एकदम गूंगी और बहरी हो गई हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है और ये निश्चित तौर पर चिंता की चीज है। इससे सिर्फ एक चीज पता चलती है कि जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं और जो हमारा, जिसे कहें कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसको अपहोल्ड करने वाली जो फोर्सेज हैं, वे लोकतंत्र से और लोकतंत्र के प्रति जो प्रतिज्ञाएं हैं उनसे कितनी दूर जा चुकी हैं। उससे एक यह भी संदेश निकलता है कि वे गांधी से बहुत दूर निकल चुकी हैं। आप चाहे गांधी पर लाख मालाएं चढ़ाइए, चाहे उनके नाम पर सिक्का जारी कीजिए, रुपया जारी कीजिए, आप उनके नाम पर कुछ भी कीजिए, मैं छोटी सी घटना है जिससे कि मैं ये बात शुरू करना चाहता हूं।
एक सज्जन थे, उन्होंने तय किया कि उनकी मां की मृत्यु हुई और उसकी वो 12वीं करना चाहते हैं। उन्होंने 12वीं करने का निर्णय लिया और 12वीं के लिए, जैसा कि होता है, और उन्होंने बिरादरी का भोज रखा और बिरादरी के भोज के लिए उन्होंने सबको निमंत्रण दिया और वे निमंत्रण साथ साथ उन्होंने स्कूल के विद्यार्थियों के लिए भी दिया। उस जमाने में उस भोज को लेकर जिन विद्यार्थियों को निमंत्रण दिया गया उनमें बहुत तीखी बहस हुई, भोज में जाएं कि न जाएं, मृत्यु भोज में, 12वीं का मृत्यु भोज। और उस मृत्यु भोज के प्रसंग में विद्यार्थियों ने 3 प्रतिज्ञाएं की और वो 3 प्रतिज्ञाएं बहुत मूल्यवान हैं। मैं गांधी को इसलिए नहीं याद कर रहा कि मुझे बुड्ढों को गांधी याद दिलाना है, बुड्ढों ने गांधी देखा होगा, बुड्ढों को याद दिलाने से गांधी का कोई असर नहीं होने वाला। गांधी की सबसे अधिक जरूरत अगर किसी को है तो वह नौजवानों को है। गांधी से सबसे अधिक इंस्पायर अगर कोई हुआ, मैं अंडरलाइन करके कहना चाहता हूं, वो भगत सिंह हुए। भगत सिंह जिस क्रांतिकारियों के समूह को रिप्रेजेंट करते थे, वो क्रांतिकारियों का समूह भगत सिंह के आने के पहले तक हिंसा में विश्वास करता था, लेकिन भगत सिंह के दाखिल होने के बाद उस पूरे के पूरे क्रांतिकारी समूह का चरित्र बदल गया और उन्होंने हिंसा नहीं की कभी। तो गांधी के विचार और गांधी के आंदोलन से सबसे ज्यादा इंस्पायर अगर कोई समुदाय हो सकता है तो वो छात्र हो सकते हैं, नौजवान हो सकते हैं। तो गांधी को लेकर अगर किसी को एड्रेस करना है तो जो मैं ये कह रहा हूं कि जो 12वीं का भोज, जो मृत्यु भोज था, वो जो बिरादरी के लिए किया गया, उस बिरादरी के लिए जो भोज का निमंत्रण दिया गया उसमें छात्रों को भी निमंत्रण दिया गया। तो उस भोज के संदर्भ में विद्यार्थियों ने 3 प्रतिज्ञाएं की। उनकी पहली प्रतिज्ञा यह थी विद्यार्थियों की कि वे अपने गुरुजनों और बड़ों के साथ बैठकर भोजन नहीं करेंगे। उनकी दूसरी प्रतिज्ञा यह थी कि वे इस रूढ़ी के खिलाफ, ये जो 12वीं का भोज है, इस रूढ़ी के खिलाफ प्रतिवाद स्वरूप उपवास करेंगे। और उनकी तीसरी महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा यह थी कि इस काम को करने के लिए अपने घर में या परिवार में जो कष्ट सहना पड़े वो हम सहेंगे। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 285 विद्यार्थियों ने उस 12वीं के भोज में शामिल होने से इनकार कर दिया। वे जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल के संचालकों के घर में ये मौत हुई थी, तो उस स्कूल के संचालकों ने और इस स्कूल के गुरुओं ने विद्यार्थियों को धमकी दी कि हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। उनको जो स्कॉलरशिप वगैरह जो आर्थिक मदद मिलती थी वो बंद कर दी जाएगी अगर वो भोजन में नहीं आएंगे तो। विद्यार्थियों ने ये धमकी स्वीकार की, लेकिन वे भोज में नहीं गए। विद्यार्थियों ने यह धमकी भी स्वीकार की कि वे जो जिन मकानों में किराए पर रहते थे या हॉस्टल्स में रहते थे वहां से वे निकाल दिए जाएंगे, तो बिरादरी का भोज था वो। विद्यार्थियों ने वो धमकी भी स्वीकार की और वे भोज में नहीं गए। इस प्रसंग को लेकर गांधी जी ने लिखा है। आज के जो नौजवान है उस नौजवान की मुसीबत यह है, आज का जो छात्र आंदोलन है उस छात्र आंदोलन की जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी यह है कि उसके पास में सोशल रिफॉर्म का कोई एजेंडा नहीं है।
आपको जान के आश्चर्य होगा, किसी भी छात्र से, चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, किसी भी छात्र संगठन के पास में सोशल रिफॉर्म का कोई एजेंडा नहीं है। अगर आप सोशल रिफॉर्म का एजेंडा छात्र आंदोलन का हिस्सा नहीं बनाएंगे तो छात्र आंदोलन में परिवर्तन की आकांक्षा कैसे पैदा होगी, समाज बदलेगा कैसे? मुझे लगता है गांधी की मुझे जरूरत यहां पर है। उसी प्रसंग में गांधी ने लिखा कि ये जो 12वीं का भोज किया गया, वो 12वीं का भोज क्या था? वो धन का दुरुपयोग था। मैंने गांधी नहीं पढ़े थे, गांधी इधर मैंने बहुत बाद में पढ़े। ये कह सकते हैं जेएनयू जाने के बाद पढ़े। जब मैं मार्क्सवाद पढ़ रहा था तो गांधी भी पढ़ रहा था। बाई चांस की बात थी कि जेएनयू जाने के पहले मेरी मां की डेथ हुई और हमने मां के संस्कार, जैसे पिता की इच्छा थी सारे संस्कार कराए गए, लेकिन हमने कोई भोज नहीं दिया, किसी को खाना नहीं खिलाया हमने। बल्कि आपको जान के आश्चर्य होगा कि जिस दिन मां मरी उसके बाद हमारे यहां चतुर्वेदियों में रिवाज है कि रोज नए पकवान बनते हैं। हमारे यहां कोई पकवान बनाने वाला ही नहीं था, तो हम लोग रोज खिचड़ी बनाई खाते थे या दाल चावल बनाए खाते थे। और जिस दिन 12वीं थी, जिस दिन अंतिम संस्कार पिता करके आए, उस दिन हमने खिचड़ी बना के खाई। संयोग की बात थी कि पिता इस पर राजी हो गए कि हमें इस झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। मैं विचारधारा नहीं जानता था। गांधी ने इस तरह की चीजों को लेके लिखा है कि ये जो 12वीं का भोज है, जिसका कि उन नौजवानों ने प्रतिवाद किया, उपवास करके प्रतिवाद किया, वे खाना खाने नहीं गए, उसकी गांधी जी ने भूर भूर प्रशंसा की। और इस प्रसंग में गांधी जी ने लिखा कि ये जो भोज है ये धन का अपव्यय है। उस प्रसंग में जो गांधी का जो रिलेवेंट हिस्सा है, जो मैं चाहता हूं कि आपको सुनाया जाए, वो ये कि उन्होंने लिखा कि जिसने भोज दिया उसने तो अपने धन का दुरुपयोग किया और गरीबों के लिए बुरा उदाहरण रखा। धनिक वर्ग को परमात्मा ने धन इसलिए दिया है कि उसका परमार्थ में उपयोग करे। उन्हें समझना चाहिए कि विवाह या श्राद्ध के अवसर पर भोज कराना गरीबों के बूते के बाहर है। उन्हें यह भी जानना चाहिए कि इस खराब रूढ़ी से कितने ही गरीब बर्बाद हुए हैं। अनकोट। इसी प्रसंग में गांधी ने एक वन लाइनर, बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर लिखा, जो कि कायदे से याद रखने की चीज है। उन्होंने लिखा कि 12वीं का कोढ़ एक दिन में नहीं छूटता, उसके लिए धैर्य और आग्रह की जरूरत होती है। कहां गए वो छात्र नौजवानों के प्रेरक विचार? जो सोशल रिफॉर्म के इश्यूज हैं, सामाजिक रूढ़ियों के जो प्रश्न हैं, वे सामाजिक रूढ़ियों के प्रश्न हमने उठाए ही नहीं। हमने राजनीतिक प्रश्न तो उठाए छात्रों नौजवानों के, लेकिन छात्रों नौजवानों में हमने ये प्रश्न उठाया ही नहीं कि बेटा दहेज नहीं लेना है। हमने छात्रों नौजवानों में ये प्रश्न उठाया ही नहीं कि नहीं, तुमको ये तमाम किस्म की जो सामाजिक रूढ़ियां हैं, उन सामाजिक रूढ़ियों से बचना है। इसमें कि 12वीं का भोज भी शामिल है। हमारे यहां आजादी के बाद छात्र आंदोलन ताकतवर छात्र आंदोलन क्यों नहीं बन पाया, टिकाऊ छात्र आंदोलन क्यों नहीं बन पाया? उसका एक बड़ा कारण है मेरी नजर में कि वह अपने को सोशल रिफॉर्म के इश्यूज के साथ में रिलेट नहीं कर पाया, सोशल रिफॉर्म के इश्यूज को अपना एजेंडा नहीं बना पाया। जिस तरह से आपने एक स्लोगन दिया ना, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। क्या पिछले 70-75 साल में हमने कोई ऐसा एजेंडा बनाया कि जो विद्यार्थी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया करें या ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन करें या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मेंबर हों या राष्ट्रीय छात्र संगठन के मेंबर हों, वे दहेज नहीं लेंगे?
क्या उन्होंने इस तरह के आदर्श मुहिम चलाई अपने इकाइयों में और इलाकों में? क्या उन्होंने इसके लिए मुहिम चलाई कि वे अंतर जातीय अंतर धार्मिक विवाह करेंगे और उसको मान्यता दिलाएंगे? जबकि हमारे यहां कानून है, कानूनी संरक्षण है इस सबके लिए, लेकिन हमारे यहां एजेंडा ही नहीं है ये। गांधी जी का मानना था कि ये सामाजिक रूढ़ियां गुलाम बनाए रखने का बहुत बड़ा अस्त्र हैं। जो लोग गांधी को परिवर्तन का उपकरण मानते हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि सामाजिक रूढ़ियों के खिलाफ में कब बोलोगे? सामाजिक रूढ़ियों के खिलाफ में तो बात ही बंद है। गांधी सार्थक इसलिए थे क्योंकि वे सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती देते थे और अपने आचरण से चुनौती देते थे। हमने तो एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है कि गांधी को और गांधी के विचारों को सिर्फ माला पहना के हम लोग निकल लेते हैं। तो अगर ज्ञान लेना है और ज्ञान देना है तो सामाजिक रूढ़ियों को रेखांकित करना और उन्हें चुनौती देना, उनसे डिटैच करना अपने को बेहद जरूरी है। एक और चीज है जो कि बहुत जरूरी चीज है, जो कि बहुत पॉपुलर है, वो सबके दिमाग में पता नहीं कैसे, वो गांधी का एक फेमस मंत्र था, अहिंसा का मंत्र था। अब इस अहिंसा को हमने गैर हिंसा में या नॉन वायलेंस में बदल दिया। एक्चुअल में अहिंसा का जो एसेंस है, जो कि गांधी खुद मानते हैं, वो है प्रेम। अहिंसा माने प्रेम। अगर प्रेम के अस्त्र का आप निडर होकर इस्तेमाल करेंगे तो आप वो इस दुनिया को बदल सकते हैं। गांधी के जो दृष्टिकोण की जो बुनियादी चीज थी, जिसकी वजह से वो सारी दुनिया में जाने गए, वह था अहिंसा। गांधी का फेमस निबंध है जिसमें कि उन्होंने इस पर लिखा, विद्यार्थियों का सुंदर सत्याग्रह, इस शीर्षक से। और उसमें उन्होंने इस बात को रेखांकित किया, अहिंसा का मतलब क्या है? अहिंसा का मतलब प्रेम। और आपने तो स्थिति यह कर रखी है कि पूरे देश में विभिन्न राज्य सरकारों ने प्रेम के खिलाफ में कानून बनाए हुए हैं, जिहाद छेड़ा हुआ है, और वे गांधी पर माला पहना रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। आपने अहिंसा को एक ऐसा अस्त्र बना दिया है कि उसका मतलब यह कि हिंसा न करना। जी नहीं, अहिंसा का मतलब है प्रेम करना और प्रेम से विन ओवर करना, दिल जीतना। गांधी जी मानते थे, कोट, जिस भांति स्वराज की चाबी विद्यार्थियों के हाथ में है, उसी भांति वे समाज सुधार और धर्म रक्षा की चाबी भी अपनी जेब में लिए फिरते हैं, अनकोट। अब आप सोचिए, गांधी के दिमाग में कौन सी चीज थी? नौजवानों को लेकर, छात्रों को लेकर कौन सी चीज थी? गांधी के दिमाग में चीज थी कि समाज सुधार की चाबी कहां है? समाज सुधार की चाबी छात्रों की जेब में है। तो हमने छात्रों से तो समाज सुधार के बारे में बात ही नहीं की। हमने वो प्रेरित ही नहीं किया कि वे समाज सुधार के रास्ते पर जाएं। हमने विद्यार्थियों को कभी कहा ही नहीं, क्लास में नहीं कहा। तो जो पढ़ लिख कर निकल रहा है उसकी डोरी सबसे ज्यादा है। हालत यह है कि अभी तो हाई स्कूल और इंटर पास की भी डोरी बहुत है। और आंध्रा में और तमिलनाडु में तो हालत यह है कि अगर कोई
विदेश में काम करता है तो उसके लिए डॉरी में कई करोड़ रुपए देने पड़ते हैं। तो हमारे यहां जो नौजवान तैयार हुआ है वो एकदम ऐसा नौजवान तैयार हुआ है जिसके अंदर समाज सुधार की कोई चेतना ही नहीं है। समाज सुधार के मसले ही उसके जेहन से गायब हैं। और ये किसने तैयार किया? ये हम सब ने तैयार किया। ये धर्म का जितना दुरुपयोग हो रहा है, ये धर्म का दुरुपयोग रुक जाएगा अगर आपने सही धर्म की चर्चा अगर विद्यार्थियों से की और छात्रों से की। इसलिए गांधी कहते थे कि समाज सुधार की और धर्म रक्षा की चाबी, क्योंकि धर्म रक्षा एक बड़ी चुनौती थी। धर्म के ऊपर सबसे अधिक हमले हुए हैं। तो आप कैसा विद्यार्थी चाहते हैं? आप कैसा नौजवान चाहते हैं? आप ऐसा नौजवान चाहते हैं जो कि समाज को बदले? आप ऐसा नौजवान चाहते हैं जो डिग्री होल्डर हो और रूढ़ियों का एकदम पुतला हो? गांधी ऐसे विद्यार्थी से, छात्र से एकदम नफरत करते थे, उसे पसंद नहीं करते थे। गांधी से जो नौजवान प्रभावित थे वो नौजवान ऐसे थे जो कि रूढ़ियों से एकदम लड़ने के लिए तैयार रहते थे, जैसा कि शुरू में मैंने उदाहरण दिया। तो जरूरत किस बात की है कि छात्र आंदोलन को सोशल रिफॉर्म के और धर्म की रक्षा के प्रश्नों से जोड़ा जाए, क्योंकि धर्म का एक बहुत ही भयानक रूप इस बीच में निकल के सामने आया है जो कि बहुत चिंता की चीज है हमारे लिए। अब धर्म जो है वो धर्म नहीं रह गया, उपभोग में कन्वर्ट हो चुका है। और ये भक्ति के नाम पर भोग, भक्ति के नाम पर टूरिज्म, एक प्रसंग है उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा जिसका गांधी जी ने जिक्र किया है। उन्होंने एक लेख ही लिखा है नवजीवन में, भक्ति के नाम पर भोग। ये नवजीवन में 6 मई 1928 को प्रकाशित हुआ। वाकया यह है कि मारवाड़ी समुदाय में जयदयाल गोयनका जी ने भक्ति रस की धारा प्रवाहित करने के लिए अनेक भजन मंडलियां बनाई और उसमें उन्होंने एक कलकत्ते में गोविंद भवन नाम की बिल्डिंग भी बनाई, वो अभी भी है। और उसमें एक आदमी भी रखा उन्होंने, और उस आदमी का काम यही था कि वो भजन कराता था। लेकिन वो आदमी जो भजन कराता था वो महाकरप्ट निकला, वो भोगी और विलासी निकला। कैसा था वो व्यक्ति? जयदयाल गोयनका ने जो गोविंद भवन और तमाम किस्म की मारवाड़ी समुदाय में जो मंडलियां बनाई, भजन मंडलियां बनाई, उसका एक नमूना है ये। उन्होंने लिखा, गांधी जी ने कोट उस व्यक्ति के बारे में जिसने भक्ति के नाम पर भोग किया। उस व्यक्ति ने भक्ति के नाम पर विषय भोगे, उसने स्त्रियों के पास से पूजा अंगीकार की, स्त्रियां उसे भगवान मानकर पूजने लगी, उसने स्त्रियों को अपना जूठा खिलाया और उन्हें व्यभिचार में उतारा। भोली स्त्रियों ने मान लिया कि आत्मज्ञानी के साथ का शरीर संग व्यभिचार नहीं गिनना चाहिए। अनकोट। उसी में वो आगे कहते हैं, यह घटना दुखदायक है किंतु मुझे आश्चर्य नहीं होता। भक्ति के नाम पर विषय भोगते हुए लोग सभी ओर दिखलाई पड़ते हैं, और जब तक भक्ति का रहस्य नहीं समझ पड़ा है तब तक धर्म के नाम पर अधर्म हो तो आश्चर्य ही क्या। अगर बगला भक्तों से अनिष्ट परिणाम न निकले तभी आश्चर्य की बात होगी। मारवाड़ी समुदाय में जो चीज शुरू हुई थी बंगाल में, गांधी उसकी नवजीवन में तीखी आलोचना लिखते हैं।
उसी में वे अपने, क्योंकि वे खुद भक्त थे, राम को मानते थे, वे अपना दृष्टिकोण भी रखते हैं। वो कहते हैं, कोट, और ये पहलू ध्यान से सुनिएगा आप लोग, मैं राम नाम का 12 मंत्र का पुजारी हूं, किंतु मेरी पूजा अंधी नहीं है। जिसमें सत्य है उसके लिए राम नाम नौका रूप है। पर मैं यह नहीं मानता कि जो ढोंगी राम नाम रटता है उसका उद्धार होगा। अनकोट। राम नाम जपने की पहली शर्त है कि आप सत्यनिष्ठ हो। भगवान का मंत्र जपने की पहली शर्त है कि आप सत्यनिष्ठ हो, अन्यथा ढोंगी होंगे। आप सारे जीवन में झूठ बोलें, पग पग पर झूठ बोलें और फिर भगवान की पूजा करें, आप ढोंगी होंगे, आप भक्त नहीं हो सकते। गांधी कहते हैं, कोट, और जो ढोंगी यह मानकर के राम के नाम से मैं अपना उल्लू सीधा करूं, ध्यान दीजिएगा राम के नाम पर, जो ढोंगी यह मानकर के राम के नाम से मैं अपना उल्लू सीधा करूं, राम नाम लेता है वह तरता नहीं, डूबता है। अनकोट। तो राम के नाम के स्मरण से अगर मुक्ति, ये टिपिकल तुलसीदास की लाइन है। तुलसीदास का मानना यह था कि राम नाम लेना छोड़ दो, जपना तो दूर की बात है, अगर दूर से कहीं राम का नाम कान में भी पड़ जाए, कोई राम राम करते हुए जा रहा हो और वो स्मरण नाम का शब्द भी कान में पड़ जाए तो मुक्ति हो जाती थी। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की पहली शर्त थी कि वह सत्यनिष्ठ हो। और इसी क्रम में क्योंकि अभी इधर के दौर में बिल्कुल भक्ति की आंधी चली हुई है और भक्ति के नाम पर भयानक गोरख धंधा चल रहा है। उसमें राम भी शामिल है, कृष्ण भी शामिल है, उसमें तमाम देवी देवता शामिल कर दिए गए हैं। आप जीवन में पग पग पर पाखंड कीजिए, झूठ बोलिए, बेईमानी कीजिए, लेकिन भक्ति कीजिए। गांधी कहते हैं, कोट, आजकल ऐसी मान्यता देखने में आती है कि सांसारिक कामों का धर्म या भक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है। एक डिवीजन ऑफ लेबर कर रखा है ना। मंदिर जाते हैं तो पूजा करते हैं, अपना श्रृंगार कराते हैं, पैसा देते हैं, सारे काम करते हैं। दुकान पर जाते हैं तो बेईमानी करते हैं, मिलावट करते हैं। बिजनेस में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तमाम किस्म के गलत काम करते हैं। गांधी कहते हैं, कोट दोबारा, आजकल ऐसी मान्यता देखने में आती है कि सांसारिक कामों का धर्म या भक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है। यह असत्य है। गांधी उदाहरण देते हैं, कोई बढ़ई केवल धन कमाने के लिए काम करता है और उसमें लकड़ी चुराता है तथा काम बिगाड़ता है, यह अधर्म हुआ। और यह अधर्म तो हम पग पग पर अपने प्रोफेशन में करते हैं। तो धर्म का पालन करते हैं या अधर्म का पालन करते हैं? गांधी के शब्दों में कहें, हम अधर्म का पालन करते हैं। बतर्ज गांधी, क्योंकि नौजवानों को धर्म को भी बचाना है, धर्म की रक्षा करनी है। तो ये जो मारवाड़ी समाज का जो अनुभव, जो कलकत्ते का अनुभव, जिसके आधार पर उन्होंने भक्ति के नाम पर भोग नाम से जो लेख लिखा नवजीवन पत्रिका में, उसमें वो कहते हैं जो सीखने की चीज है। पहली चीज उन्होंने कही कि सत्य निष्ठ होने के बाद ही आप राम नाम जैसी नौका के जरिए पार कर सकते हैं। इसी में वो आगे कहते हैं इस कड़ी में
कि भगवान को मनुष्य केवल वचन से ही नहीं भजता। अबे कीर्तन करते हैं ना लोग, राम 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 सीताराम सीताराम, ये कीर्तन करते हैं और चल रहा है अखंड रामायण पाठ चल रहा है जगह जगह दुनिया भर की, और सारे दुष्कर्म चल रहे हैं। भगवान को मनुष्य केवल वचन से ही नहीं भजता, किंतु वचन से, मन से और तन से भजता है। तीनों में से अगर एक भी अनुपस्थित हो तो वह भक्ति नहीं है। तीनों का मेल रसायन के मेल के समान है। रसायन के मेल में अगर एक भी वस्तु की भी मात्रा में फर्क हो तो जो वस्तु बनानी है वह नहीं बनती। आज के भक्त वाणी के विलास में ही भक्ति की परिसीमा समझते दिखलाई पड़ते हैं, और इससे अंत में भक्त न रहकर भ्रष्टाचारी बनते हैं और दूसरों को भ्रष्ट करते हैं। तो ये जो सोकॉल्ड जो भक्त समाज पैदा हुआ है, इस भक्त समाज ने सबसे ज्यादा करप्ट भ्रष्टाचारी पैदा किए हैं। और ये आलोचना कौन कर रहे हैं? गांधी कर रहे हैं। गांधी के जमाने में जितने भ्रष्टाचारी थे, आज उससे कई गुना ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि हमने गांधी की इस धारणा पर ध्यान नहीं दिया कि मन, वचन और तन, ये तीनों चीजें चाहिए एक भक्त के लिए और एक सत्य को अर्जित करने के लिए। उसी प्रसंग में वे औरतों से संबोधित एक बात कहते हैं जिसको के कोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस मतलब मारवाड़ी समाज के जो गोविंद भवन के जो कांड था उसमें औरतें भी शामिल हो गई थी। तो गांधी जी ने कहा है, अब बहनों के लिए दो शब्द, जो पुरुष अपनी पूजा कराता है वह तो भ्रष्ट होता ही है, किंतु बहनें भ्रष्ट क्यों हो? अगर बहनों को मनुष्य की पूजा करनी है तो आदर्श स्त्री की पूजा क्यों ना करें? फिर जीवित व्यक्ति की पूजा किस लिए? गांधी अनकोट, गांधी का यह मानना था कि जीवित व्यक्ति की कभी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह संभावना है कि आज वो अच्छे काम कर रहा है, कल वो बुरे काम कर सकता है, तो आप बेकार में फंस जाएंगे। सो बेहतर यह है कि अगर पूजा ही करनी पड़े व्यक्ति की तो उसके मरने के बाद पूजा करो, क्योंकि मरने के बाद उसके गुणों की पूजा की जाती है, उसके बुरी चीजों की पूजा नहीं की जाती। तो जो लोग ये सोचते हो कि गांधी के बारे में हम ये मान के चलें कि गांधी अब हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है, एक वर्ग है हमारे यहां जो ये मान के चलता है गांधी अब रिलेवेंट नहीं है। नहीं, गांधी रिलेवेंट हैं, वो प्रासंगिक हैं। वो इस अर्थ में प्रासंगिक है कि वे तमाम सामाजिक और धार्मिक जो रूढ़ियां हैं, कर्मकांड हैं, उनका वो निषेध करते हैं। तो वे जो लोग सनातनी हैं उनके लिए गांधी गले में हड्डी की तरह अटके हुए हैं। वो सनातनी जो हिंदू हैं, वो चाहे कांग्रेस में हो, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे वो उसके बाहर हो, वे इस हिंदू समाज को लिबरेट नहीं करना चाहते। हिंदू समाज को लिबरेट करने के लिए बेहद जरूरी है कि सामाजिक रूढ़ियों को चुनौती दी जाए और धर्म को जो जीवन से अलग कर दिया गया है, व्यक्ति के जीवन के विभिन्न कार्यों से धर्म को अलग कर दिया। धर्म एक पूजा की चीज है, बाकी हम कुछ भी करें, मंदिर हम जाएंगे, नहा के जाएंगे, लेकिन सारे दिन भर हम भले दुष्कर्म करते रहे और झूठ बोलते रहे, भ्रष्टाचार करते रहे, मिलावट करते रहे, हमारे जीवन में कहीं कोई पवित्रता नाम की चीज नहीं होगी। गांधी कहते थे ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। धर्म के लिए तन, मन और धन और वचन, ये सारी चीजें एक निष्ठ भाव से जरूरी हैं। इसलिए अगर गांधी को अर्जित करना है तो गांधी को कहां से अर्जित करेंगे आप? सिर्फ पॉलिटिकल आइडियाज के जरिए गांधी जी ने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया था, गांधी जी स्वाधीनता आंदोलन के नायक थे, बाकी चीजें गांधी की कोई हमें जरूरी नहीं है। ये जो गांधी का जो रिडक्शन, संकुचीकरण जो हुआ है, इस संकुचीकरण ने गांधी को सोशल रिफॉर्म के एजेंडे से एक सिरे से गायब कर दिया है। और उसका क्लाइमेक्स बता रहा हूं कि अब हालत यह हो गई है कि भारत में ऐसे लेखक पैदा हो गए हैं जो गांधी को जातिवाद का समर्थक, वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थक, तमाम किस्म के धार्मिक रूढ़ियों का समर्थक सिद्ध करने में लगे हुए हैं, जब गांधी ऐसे नहीं थे। तो चुनौती किस बात की है? चुनौती इस बात की है कि गांधी को
नए सिरे से ठीक से पढ़ा जाए और ठीक से उसकी व्याख्याएं की जाएं, और खासतौर पर नौजवानों को, छात्रों को गांधी के एजेंडे से जोड़ा जाए। जो हमारे जो छात्र संगठन हैं वे अपने सोशल रिफॉर्म के एजेंडे को अपनी प्राथमिकता से अपने राजनीतिक एजेंडे के साथ जोड़ें। मैंने कई दशक तक छात्र आंदोलन में काम किया है, लेकिन मैं जानता हूं कि छात्र आंदोलन की मुसीबत यह है कि वहां सोशल रिफॉर्म का एजेंडा उनके उस पर नहीं रहा है, लिस्ट पर कभी भी। तो जैसा कि गांधी कहते थे कि स्वराज की चाबी, समाज सुधार की चाबी और धर्म रक्षा की चाबी ये नौजवानों की जेब में है। जरूरत इस बात की है कि नौजवानों को इसके लिए जागृत किया जाए। और ये जो करप्शन है, जो जन आंदोलनों पर जो हमले हैं, ये हमले कहां से आ रहे हैं? ये हमले सारे के सारे हमले वहीं से आ रहे हैं। जो लोग सोशल रिफॉर्म नहीं मानते, जो धर्म में करप्शन किए हुए हैं, ये सारे हमले वहीं से आ रहे हैं। एक अन्य चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि जैसा कि मैंने आपसे कहा, गांधी के लिए अहिंसा का मतलब था प्रेम। अहिंसा का मतलब ये जो खाली नॉन वायलेंस वाली बात नहीं थी खाली। त्रिवेंद्रम में त्रावणकोर जो था, उसमें एक जमाने में बहुत हंगामा चल रहा था। हंगामा यह था कि वहां पाठ्यक्रम बदल दिया गया था और पाठ्यक्रम में श्रृंगार साहित्य की रचनाएं शामिल कर दी गई थी। विद्यार्थी बहुत नाराज थे। आजकल तो हमारे विद्यार्थी अब नाराज ही नहीं होते, पाठ्यक्रम में कुछ भी रख दीजिए, कुछ भी पढ़ाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो त्रावणकोर के एक इस कॉलेज के प्रिंसिपल ने गांधी जी को एक पत्र लिखा और पूछा कि आखिर इन विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, क्योंकि यह प्रश्न बार बार आता है। गांधी जी ने छात्रों के बारे में बहुत लिखा है, मौका लगेगा तो बताऊंगा मैं आपको। मैं खाली इस घटना का जिक्र जानबूझ के कर रहा हूं। मैं उसने प्रिंसिपल ने लिखा, पहले उसे सुने हम थोड़ा सा 4-5 लाइन। आप तो जानते ही हैं, इन दिनों त्रावणकोर का राजनीतिक वातावरण बहुत खराब है। उच्च विद्यालय के लड़के भी हड़ताल कर रहे हैं और दूसरों के सामने धरना दे रहे हैं। लड़कों का ख्याल है कि आप कॉलेजों के बल्कि स्कूलों के छात्रों के भी हड़ताल के पक्ष में हैं। मैं चाहता हूं कि आप उच्च विद्यालय के छात्रों को आमतौर पर लक्ष्य करके इस विषय में अपनी राय प्रकट करें, इससे स्थिति स्पष्ट होगी। छात्रों में यह पॉपुलर था, गांधी जी हड़ताल के पक्ष में, छात्र हड़ताल कर रहे थे। समस्या क्या थी? समस्या यह थी कि पाठ्यक्रम बदल दिया गया था। अब तो हालत यह है कि पाठ्यक्रम बदल दिया है मोदी सरकार ने, कहीं छात्रों का कोई प्रतिवाद नहीं है, कोई भूख हड़ताल नहीं, कोई धरना नहीं, रद्दी पाठ्यक्रम लाके रख दिया गया है, जिससे कि हिंदुस्तान और 100 साल पीछे जाएगा। और त्रावणकोर की जिस घटना का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, उस त्रावणकोर की घटना में मुसीबत यह थी कि श्रृंगार साहित्य की रचनाएं, जिसे हिंदी साहित्य के विद्यार्थी रीतकालीन रचनाएं, रीतवादी रचनाओं के नाम से जानते हैं, वे पाठ्यक्रम में रख दी गई थी और विद्यार्थी उसका प्रतिवाद कर रहे थे। छात्रों में भी गुस्सा था और शिक्षकों में भी गुस्सा था, लेकिन छात्र रोड पर निकल गए थे, हड़ताल कर रहे थे। गांधी जी ने एक बात अनडिस्प्यूटेडली अंडरलाइन की उस पूरे प्रसंग में, और वो ये थी कि हड़ताल करना विद्यार्थियों का जायज अधिकार है। हमारे यहां ऐसे लोग हैं जो आए दिन जहर उगलते रहते हैं। विद्यार्थियों के हड़ताल करने के खिलाफ में उनकी जेन्युइन ग्रीवांसेस पर जब वे हड़ताल करते हैं तो वे जहर उगलते रहते हैं। गांधी जी ने अंडरलाइन किया था कि यह जो श्रृंगार साहित्य कोर्स में रखा गया है, इस कोर्स में रखे गए श्रृंगार साहित्य के खिलाफ में विद्यार्थी जो आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, यह हड़ताल करना उनका जायज है और यह उनका अधिकार है।
गांधी जी ने उस प्रसंग में लिखा, कोट, यह एक ऐसा प्रसंग है जिसको लेकर इस कॉलेज स्कूल के विद्यार्थियों का हड़ताल करना न केवल उचित होगा बल्कि मेरे विचार से अपने ऊपर ऐसा साहित्य थोपे जाने के खिलाफ विद्रोह करना उनका कर्तव्य होगा। गांधी जी सख्त खिलाफ थे कि श्रृंगार साहित्य पढ़ाया जाए, रीतकालीन साहित्य पढ़ाया जाए। और हमारे यहां तो हालत यह है कि अब रीतकालीन साहित्य को पुनर्स्थापित करने की कोशिश की जा रही है नए सिरे से। कहां से देखेंगे हम? पाठ्यक्रम में अगर परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन पीछे ले जाने वाला परिवर्तन होगा तो विद्यार्थी प्रतिवाद करेंगे कि नहीं करेंगे? श्रृंगार साहित्य के पढ़ाए जाने का जब विद्यार्थी प्रतिवाद कर रहे थे तो वे असल में पाठ्यक्रम में प्रतिगामी साहित्य या अतीत के साहित्य को, जो एकदम इररिलेवेंट है, अप्रासंगिक है, उसको पढ़ाए जाने का विरोध कर रहे थे। गांधी जी ने उन त्रावणकोर के विद्यार्थियों की हड़ताल का समर्थन किया और कहा कि हड़ताल करना उनका अधिकार है। एक बात और उन्होंने कही, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। गांधी जी ने कहा कि विद्यार्थी हड़ताल करें लेकिन व्यवस्थित ढंग से हड़ताल करें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों का यह कर्तव्य है कि जो आपत्तिजनक साहित्य अध्ययन के लिए उनको सजेस्ट किया जा रहा है उसे वे अस्वीकार करें। अब मूल बात है जहां से कि ये जो बात शुरू हुई थी कि ये जो हमारे यहां जो जन आंदोलन होते हैं, वो जन आंदोलन करते समय हमारे टारगेट पर क्या होना चाहिए, हमारे क्या लक्ष्य होने चाहिए, कौन सी चीज होनी चाहिए? किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसानों के खिलाफ में विभिन्न किस्म के संस्थान और व्यक्ति जहर उगल रहे हैं। जेएनयू के छात्र आंदोलन कर रहे थे, उनके खिलाफ में तरह तरह से लोग जहर उगल रहे थे। नए नागरिकता कानून जो कि नागरिक के अधिकारों को छीन रहे थे, उनके खिलाफ लोग तरह तरह का जहर उगल रहे थे। इसलिए मैंने ये बात केंद्र में रखी आज की थीम के कि जन आंदोलन के बारे में गांधी जी की क्या समझ है, कौन सी चीज जरूरी है जन आंदोलन के लिए। गांधी जी का एक बहुत ही फेमस लेख है, आंदोलन की बुनियादी शर्तें। उसमें वो लिखते हैं, आंदोलन की पहली शर्त है स्वतंत्रता की इच्छा। लोग अपनी इच्छा से आंदोलन में शामिल हों, लोग स्वतंत्रता का आस्वाद लेते हुए आंदोलन करें, और जब आंदोलन हो तो जनता के बीच में एकता होनी चाहिए। थर्ड चीज, जिसे गांधी अहिंसा कहते थे, जिसे गांधी ने प्रेम के नाम से जाना, कि आंदोलन हो तो प्रेम का संदेश हो। हम लोगों ने जेएनयू में ऐसे अनेक आंदोलन किए हैं जिसमें आंदोलन के दौरान लड़के लड़कियों में खूब प्रेम हुआ है, बाद में शादियां हुई हैं। आंदोलन के दौरान विरोधी विचारधारा के लोगों के बीच में गहरी बहसें हुई हैं, लेकिन गहरी एक निष्ठता और एक जुटता पैदा हुई है मतभेदों के बावजूद। तो गांधी जिस चीज को मूल्यवान मानते थे वो कौन सी चीज थी? स्वतंत्रता की इच्छा, जनता में एकता, अहिंसा, और चौथी चीज जो कि बहुत मूल्यवान चीज है। अभी तक ये तीन जो बातें मैंने बताई, ये तीनों बातों का पालन किसान आंदोलन कर रहा है, और ये चौथी चीज, उसका भी पालन किसान आंदोलन कर रहा है। मैं नहीं जानता किसान आंदोलन चलाने वालों ने गांधी समग्र पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो कर रहा है। चौथी चीज जो कि किसी भी जन आंदोलन के लिए जरूरी है वो ये कि अपना सर्वस्व, केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता या जमीन जायदाद और रुपया पैसा ही नहीं,
बल्कि अपने परिवार की स्वतंत्रता और धन संपत्ति भी गंवा बैठने को तत्पर रहना और गोलियों, संगीनों या तिल तिल कर दी जाने वाली मौत का भी सामना करने के लिए खुशी खुशी तैयार रहना चाहिए। यानी आप आंदोलन के लिए अपनी जान और अपनी संपत्ति सब कुछ कुर्बान कर सकें। यह जज्बा सिर्फ हाल के दिनों में किसान आंदोलन ने यह पैदा किया। यह जज्बा इतने बड़े पैमाने पर पैदा किया कि इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और अब उस किसान आंदोलन को हिंसक आंदोलन के तौर पर बर्बाद करने और बदनाम करने की कोशिश हो रही, जो कि एकदम असफल होगी। किसान आंदोलन ने किसी की हिंसा नहीं, कभी हिंसा नहीं की। किसान आंदोलन ने किसी की हत्या नहीं की। खीरी लखीमपुर में भी जो हत्या हुई, जिन्होंने कार से कुचला, उन्होंने ही भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या की। यह ब्लूप्रिंट एक आदमी का तैयार किया हुआ है कि इधर कुचलो, उधर गोली से मारो। ऐसा नहीं संभव कि वो कार से कुचलेंगे, गोली से मारेंगे या ये काउंटर में मारेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। एक अन्य चीज और लास्ट इस प्रसंग में, क्योंकि फासिज्म का प्रसंग है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रसंग है। और ये फासिज्म का प्रसंग जो है वो अपने आप में बहुत ही रोचक है। गांधी हिटलर और मुसोलिनी को पसंद नहीं करते थे, उनकी तीखी आलोचना लिखी है। उन्होंने एक बात लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। उनका एक लेख है गांधी का, जो हरिजन में छपा था, यदि मैं चेक होता, चेकोस्लोवाकिया के नागरिक के संदर्भ में चेक होता। उसमें वो ओपनिंग लाइन ही है उसकी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ओपनिंग लाइन है। वो ये कि लोकतंत्र रक्तपात से भागता है। डेमोक्रेसी को ब्लडबाथ, रक्तपात पसंद नहीं है। लोकतंत्र रक्तपात नहीं चाहता। और ये दोनों, यानी हिटलर और मुसोलिनी, ये दोनों तानाशाह जिस दर्शन से को लेकर चल रहे हैं, उसमें हत्या और रक्तपात से भागना कायरता है। संगठित नरसंहार की प्रशस्ति में वे काव्य कला का भंडार रीता किए दे रहे हैं। यानी बेशुमार उनकी प्रशस्तियां लिखी जा रही थी हिटलर और मुसोलिनी की। ठीक वही स्थिति एग्जैक्टली हमारे यहां भी है कि हत्या और रक्तपात के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, उनकी प्रशस्तियां बेशुमार लिखी जा रही हैं। उनकी कथनी या करनी में किसी प्रकार का कोई दुराव छिपाव नहीं है। वे युद्ध के लिए सतत सन्नद्ध हैं। जर्मनी या इटली में उनको रोकने वाला कोई नहीं है। आखिरी जो शब्द है जो मैं बोलूंगा वो आप ध्यान से समझिएगा। उनका शब्द ही कानून है, अनकोट। फासिज्म को जो लोग एग्जीक्यूट करते हैं, जो लागू करते हैं, जिन्हें हम लोग फासिस्ट नेता कहते हैं, उनकी ब्यूटी ये होती है, शब्द ही उनके कानून होते हैं। वो कह दिया, वो पत्थर की लकीर है, सबको चलना होगा। जो लोग ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी में वायलेंस और रक्तपात एक अनिवार्य चीज है, वो झूठ बोलते हैं। लोकतंत्र में रक्तपात के लिए कोई जगह नहीं है, हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। लोकतंत्र में हिंसा और रक्तपात सिर्फ उन्हीं ने पैदा किया जो लोग फासिस्ट थे। हमारे यहां भी वही लोग पसंद करते हैं जो फासिज्म की हिमायत करते हैं। और फासिस्ट है कि नहीं है, इसकी पहचान क्या होगी? मोदी फासिस्ट है कि नहीं है, या कोई और नेता फासिस्ट है कि नहीं है, इसकी पहचान क्या होगी? उनका शब्द ही कानून है। ये गांधी के शब्द हैं। फासिस्ट की परिभाषा यह है,
उसका शब्द ही कानून होता है। वो किताब में लिखा है, भारतीय दंड संहिता में क्या लिखा है, संविधान में क्या लिखा है, इन मटेरियल। अंत में इंपॉर्टेंट चीज, 7 साल के शासन में हमारे देश में एक नई चीज पैदा हुई है। हमारे यहां हथियार बनते थे, बाहर से आते थे, हथियार ज्यादातर बाहर से आते थे, फैक्ट्रियां थी, हम गोला बारूद बनाते थे, हम और बहुत सारी चीजें बनाते थे, लेकिन हमने युद्ध शास्त्र और युद्ध के पूरे ढांचे का, उससे जुड़े हुए ढांचे का निर्माण करने के बारे में कभी सोचा नहीं। तो गांधी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, और ये बात कह के मैं ये चर्चा खत्म करूंगा। उन्होंने कहा कि युद्ध शास्त्र मनुष्य को पीछे तानाशाही की राह पर ले जाता है। युद्ध शास्त्र शुद्ध लोकतंत्र की राह तो केवल अहिंसा शास्त्र ही ले जा सकता है। अब ये जो इंपॉर्टेंट चीज है कि एक तरफ हमारे यहां युद्ध शास्त्र की और युद्ध के कारखानों की, हथियार के कारखानों की वकालत हो रही है, उनकी नीतियों की वकालत हो रही है, उनके लिए तरह तरह के बहाने गढ़े जा रहे हैं और हमारे गले में उतारा जा रहा है। तो ये किस चीज का प्रतीक है? ये प्रतीक है इस बात का कि देश डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहा है। क्यों? युद्ध शास्त्र का तानाशाही से गहरा संबंध है। लोग कहते हैं ना, गांधी क्या चाहते थे? गांधी का एक संदेश है, 4 लाइन का, पढ़ के ये बात खत्म होगी। एक अखबार के लिए गांधी जी ने 20 मार्च 1928 को एक मैसेज दिया, और वो मैसेज बहुत मूल्यवान है। गांधी की इस भाषा में और इस मैसेज में और मार्क्स के मैसेज में कोई फर्क नहीं है। आप अपने मैसेज में कोट, जब तक मुख्य कारण अर्थात सशक्तों द्वारा अशक्तों के शोषण को समाप्त नहीं किया जाता, तब तक विभिन्न जातियों और राष्ट्रों में परस्पर जीवंत सामंजस्य स्थापित नहीं हो सकता। योग्यतम ही टिकता है, ये जो अभी चल रहा है ना, योग्यतम ही टिकता है। इस तथाकथित सिद्धांत की व्याख्या में संशोधन अवश्य किया जाना चाहिए। गांधी की चिंता, बुनियादी चिंता यह थी कि जो कमजोर हैं, उन कमजोरों का ताकतवरों के जरिए शोषण जब तक खत्म नहीं होता, तब तक जीवंत सामंजस्य स्थापित नहीं हो सकता। और यह शोषण मुक्त समाज का सपना, यह बुनियादी लक्ष्य था। गांधी का यह लक्ष्य नहीं था कि बकरी और शेर एक ही घाट पर पानी पिएंगे, जी नहीं। गांधी का लक्ष्य यह था कि शोषण मुक्त समाज हो। तो अगर हमें गांधी के बारे में सोचना है और गांधी का एक नया पाठ तैयार करना है, तो गांधी को नए सिरे से पढ़ने की जरूरत है। कहां मिलेंगे गांधी? सिर्फ एक जगह। आप अपने अंदर सत्य को प्रतिष्ठित कीजिए और आचरण कीजिए। गांधी आचरण की चीज है, फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में एक नई चीज, और वो विलक्षण चीज है कि अभी जो कुछ घट रहा है उससे एक एग्जैक्टली मिलती जुलती है, उसकी मैं चर्चा करूंगा कल शाम को। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।